हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैट्रिक कोचिंग सेंटर। जैसे कि आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हम लोग 7 लेक्चर में 3 अध्याय तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चा नए हमारे इस चैनल पर स्टूडेंट जुड़े हैं तो उसको हम बताना चाहते हैं क्या ज्योग्राफी का ये हमारा क्लास चल रहा है और इससे रिलेटेड हम लोगों का 7 लेक्चर ऑलरेडी वीडियो दे दिया गया है। तो आप लोग जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग अगर नए हैं तो आप लोगों को सबसे बड़ी बात यह है, अगर हमारा आप पहला वाला वीडियो नहीं देखते हैं तो हमारा पढ़ाने का जो तरीका यानी कि शैली है जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बेहतर ढंग से। इसलिए आप लोगों को हमारा जो पहला लेक्चर जो स्टार्टिंग लेक्चर से आप लोगों को यह हमारा जो 8वां लेक्चर है उसको देखना चाहिए। इसलिए आप लोग पहले वाले लेक्चर को सबसे पहले देखें, उनके बाद यह लेक्चर को देखें। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं परिवहन, संचार एवं व्यापार का मुख्य रूप से बात करेंगे। यह 30 पेज का है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, जो पुराने स्टूडेंट को पता है, क्या हम वही उसी सब सवाल पर डिस्कस करेंगे जो सब सवाल पूछा गया और पूछने की चांस है। इसलिए आज हम लोग का परिवहन और संचार व्यापार है। परिवहन के बारे में पढ़ेंगे और संचार के बारे में पढ़ेंगे। संचार किस प्रकार विकास और व्यापार पर पढ़ेंगे। परिवहन कितना प्रकार के होता है उस सभी प्रकार के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो न्यू बच्चे हैं उसको हम बता दें, क्या हमारा ये चैनल जो बनाया गया है वो खास करके मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 वालों के लिए बनाया गया है। इस पर संपूर्ण विषय की तैयारी कराई जाएगी। मैट्रिक से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्या कि जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ परिवहन के प्रकार से। तो दो स्थान के बीच के आवागमन के लिए परिवहन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। परिवहन साधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो दो साधनों के बीच की आवागमन परिवहन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। आवागमन के लिए दो स्थान के बीच के लिए, इसलिए हमारे परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों को हम पहले ही बता दिए थे कि आप लोग एक बार किताब को पढ़ के आएंगे तब हमारे इस लेक्चर को देखिएगा। तो हम कहे कि पूरा इम्पोर्टेंट ही बताएंगे। तो हम लोग वीडियो देखते हैं। भारत में परिवहन के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग एवं पाइप लाइन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ जो परिवहन की सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, पाइप लाइन है, तो इनका फुल डिटेल अभी संपूर्ण चैप्टर में है। फुल डिटेल है रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और पाइप लाइन की फुल डिटेल भी हमारे चैप्टर में है। और पहाड़ी क्षेत्रों में आगे जाने के लिए विशेषकर पर्यटन की दृष्टि से कई जगहों पर रज्जू मार्ग का विकास भी देखा जा सकता है। यहाँ परिवहन का प्रकार दिया गया है, जो भी पड़े सड़क मार्ग है, परिवहन रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और पाइप लाइन हमारा परिवहन के प्रकार हैं। उसके बाद हम लोगों का फर्स्ट है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग जो है परिवहन का सबसे समान और सुलभ एवं सुगम साधन है और लगभग 33 किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ भारत विश्व में सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में स्थान रखता है। गैंग ट्रैक रोड देश की सबसे पुरानी सड़क है। तो कई बार पूछा गया, गैंग ट्रैक जो रोड है वह सबसे पुरानी सड़क है। तो यह शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित है। इस सड़क कलकत्ता के अमृतसर तक भाग भारत में पड़ता है। तो पूछा जाता है गैंग ट्रैक रोड जो है इनका निर्माण कौन करवाया था? तो इनका निर्माण कौन करवाया था? शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित। कहाँ से कहाँ तक है? तो कोलकाता से अमृतसर तक। आजकल इसे अमृतसर से दिल्ली और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय मार्ग के नाम से जाना जाता है। अमृतसर कारगिल होते हुए लेह तक जाने वाली सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A कहा जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का भारत में सड़कों का विकास। भारत में सड़कों की विकास की बात की जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी सड़कों का विकास मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आप लोग का यहाँ दिया गया है। अगर आप 12वीं में आस रखते हैं तो हिस्ट्री वाले फर्स्ट चैप्टर में ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की फुल जानकारी पढ़ेंगे, जिसमें कि सड़क का हम लोगों को प्रमाण मिलता है। और नेक्स्ट है बुद्धकालीन शासकों ने भी सड़कों का निर्माण कराया था और स्वतंत्रता के पूर्व देश में सड़कों के लिए नागपुर सड़क योजना के तहत उल्लेखनीय प्रयास किया गया है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ देश में 2.42 लाख
जो 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची एवं 1.46 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें थी। नेक्स्ट है हम लोगों का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाली बस्तियों को सड़कों से जोड़ने की योजना है। नेक्स्ट है हम लोगों का प्रादेशिक वितरण। प्रादेशिक वितरण में सड़कों की लंबाई कहाँ कहाँ कितना है उन्हीं के बारे में इसकी जानकारी दी गई है। तो पक्की सड़कों की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र का पहला स्थान, तो कई बार पूछा गया है, तो पक्की सड़क की दृष्टि से देश में किसका पहला स्थान है, तो महाराष्ट्र। यहाँ 2.770 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। इसके बाद उड़ीसा का स्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा का दूसरा एवं तीसरा स्थान है। और पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य लक्षद्वीप है। और कई बार पूछा 2 नंबर में पूछा गया है, तो भारत में सड़कों का प्रादेशिक वितरण को लिखे, तो आप लोग ये 2 नंबरिया में अच्छी तरीके से बनाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग का सड़कों घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पर है और गोवा और उड़ीसा 258-152 किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान है। उनके बाद सबसे पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। तो पक्की दृष्टि से पक्की सड़कों की दृष्टि से बात करें तो महाराष्ट्र, और सड़कों की घनत्व की दृष्टि से बात करें तो केरल। तो आप लोग ऐसे इस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्टिव शॉर्ट वे में बनाएंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक घनत्व चंडीगढ़ में 1176 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, और पूरे देश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है 17,381 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। इतना डीप सवाल तो पूछा नहीं जाता है, पर तब पर भी आप लोग जो ऊपर थोड़ा सा बताएं मध्य प्रदेश और केरल वाला, तो उसको बना लेंगे। और सड़कों के प्रकार के बारे में बात की, यानी कि सड़क कितने प्रकार का है, तो नागपुर सड़क योजना के द्वारा पहली बार देशों में सड़कों का 4 प्रकार बांटा गया। तो किस योजना के अनुसार भारत के सड़कों को कितने प्रकार में बांटा गया, तो नागपुर सड़क योजना के द्वारा पहली बार देश के सड़कों को 4 प्रकार में बांटा गया, जिसमें कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला सड़कें, राज्य राजमार्ग, उसके बाद ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न प्रांत आपस में जोड़ने का काम करता है। यह देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई है। तो आप लोग इसे स्वयं पढ़ेंगे एक बार। उस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में मैप के द्वारा दर्शाया गया है। उसके बाद है इन राजमार्ग के निर्माण देखभाल दायित्व केंद्र सरकार के पास है। देश में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है और 66,590 किलोमीटर है। भारत की कुल सड़कों में यह मात्र 2% है। और देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार का व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग की विकास परियोजना शुरू की है। यह देश की अब तक के लिए सबसे बड़ी परियोजना राजमार्ग विकास 1 और 2 गतिविधियाँ इस प्रकार है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों बनाया गया, तो देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। और यह 2 भाग में बटा है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग और पूर्व पश्चिम उत्तर पश्चिम गलियारा। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग केंद्र सरकार द्वारा भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली 6 लेन वाली लगभग 5,846 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। तो कई बार पूछा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के अंतर्गत कौन कौन से 4 प्रमुख महानगर को जोड़ने की बात की गई है, तो हमारा आंसर होगा, फर्स्ट होगा इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उसके बाद नेक्स्ट पूरा पश्चिम गलियारा है। उसके बाद एक्सप्रेस वे में डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं। एक्सप्रेस वे मुंबई से पुणे राजमार्ग देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। तो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन सा है, तो मुंबई और पुणे राजमार्ग। देश के 10 प्रमुख बंदरगाह को जोड़ने वाले 380 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग के 4 लेन वाली एक्सप्रेस वे बनाए जाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है हम लोगों का राज्य राजमार्ग, ये दूसरा है राज्य राजमार्ग। राजमार्ग राज्य की राजधानियों के विभिन्न जिला मुख्यालय के जोड़ने का काम करती है। सिंपल सा राज्य का बात है तो राज्य के मुख्यालय और राज्य के एक छोर से दूसरे छोर के जोड़ने का काम करेगी। इन सड़कों का देखरेख राज्य सरकार के दायित्व में होगा। यह दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। उसके जिला सड़कें, जिला की सड़कें जिला में ही का अंतर्गत रहेगी। जिला सड़कें राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालय शहरों को मिलाने में काम करती है। देश के कुल राज्यों में इनका हिस्सा 14% है और क्षेत्रीय विकास में सड़कों का विशेष
विशेष महत्व है। उसके ग्रामीण सड़कें ग्राम में होगी, जो आप लोगों की ग्रामीण में है। ये सड़कें विभिन्न गाँव एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। इसके अंतर्गत देश में कुल सड़कों का 80% भाग है। इन सड़कों का विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। तो पूछा जा सकता है ग्रामीण सड़कें का विकास किस योजना के तहत किया जाता है? तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कें का विकास किया जाता है। उसके बाद सीमांत सड़कें जो है, तो सही सीमांत सड़कें पूछा जाता है, सीमांत सड़कें किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, सीमांत राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्र के सड़कों का निर्माण आवश्यक है। सीमांत सड़कें कहाँ आवश्यक है? तो राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का निर्माण के लिए आवश्यक है। भारत में इन सड़कों का निर्माण रखरखाव सीमा सड़क संगठन करता है। तो किसके लिए प्रयुक्त होता है? सीमा सड़क संगठन करता है, जिसका गठन 1960 ईस्वी में किया गया। युद्ध की स्थिति में इन सड़कों का महत्व तुलनात्मक रूप से काफ़ी बढ़ जाता है और इन्हीं सड़कों के माध्यम से सीमा पर सैनिकों के लिए आवश्यक सामान को भेजा जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का, तो आप लोग इससे हम पहले बता चुके हैं, खुद ही पढ़ लें, क्योंकि जहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और सवाल बना है सिर्फ हम वहीं चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग, भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 ईस्वी माना जाता है। ये सवाल को आप लोग तुरंत ही नोट डाउन करेंगे। भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 में, जब पहली बार मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर तक लंबाई रेलगाड़ी थी। कई बार पूछा गया है भारत में रेल परिवहन का विकास कब किया गया? तो 16 अप्रैल 1853 में। और कितना किलोमीटर चलाया गया? कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर चलाया गया था। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाभ के उद्देश्य से जाल बिछाने का कार्य शुरू किया और धीरे धीरे देश के रेलमार्गों की लंबाई बढ़ने लगी। देश में सबसे बड़ा रेल क्षेत्र उत्तर रेलवे तथा सबसे छोटा उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे है। तो कई बार यहाँ से पूछा गया है देश में सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो अब इस बार भी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, क्या देश का सबसे बड़ा रेलवे कौन है? तो उत्तर रेलवे, और सबसे छोटा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। तो इसमें रेलवे क्षेत्र दिया है और रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय के बारे में बताया गया है। और भारतीय रेलवे, यहाँ से एक बार 5 नंबरिया पूछा गया, 1 या 2 बार पूछा गया, तो आप लोग इसे बना लेंगे। अगर जो बच्चे न्यू हैं मुझको बता दें, अगर आप लोगों को सवाल नहीं बनती है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहां जाके मेरा चैनल को ज्वाइन कर लें। तो वहां हर एक दिन नोट्स दिया जाता है, आप वहां से भी नोट्स बना सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं बनती है तो वहां से आप बना सकते हैं। तो भारतीय रेलवे सवाल पूछा गया है, तो इसके बारे में अच्छी प्रकार से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही देश में रेलवे परिवहन के विकास पर जोर दिया जा रहा है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति जब हुआ देश को, यानी कि 15 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही रेल परिवहन पर जोर दिया जाने लगा। पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल मार्ग के विकास के साथ साथ सुविधा में भी पर्याप्त होने लगा। भारतीय रेल परिवहन की कई विशेषता युक्त हैं जिनका उल्लेख किया गया है। और यहाँ थोड़ा सा दिया गया, क्या आप जानते हैं बड़े शहर में दैनिक यात्रियों के आगमन के लिए DMU और EMU और MEMU रेल सेवाएं उपलब्ध है। तो भारतीय रेल परिवहन की विशेषता दिया गया है। 2 बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस व शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। छोटे शहरों को महानगरों एवं बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलाई जा रही है। माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर वैगन मालगाड़ियाँ में लगाई जा रही है। 31 मार्च 2006 में भारतीय रेलवे 44 भाप इंजन, 4793 डीजल इंजन, 3188 विद्युत इंजन काम कर रहा है। ट्रेनों की दुर्घटना को रोकने के लिए इंजनों में रक्षा कवच की व्यवस्था की गई है। ACD 1 अगस्त 1947 में रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू की। कई बार पूछा गया है क्या रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू किया गया? तो 1 अगस्त 1947 ईस्वी में कोलकाता एवं दिल्ली के बीच मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा दी जा रही है। और ऐसे करके इसमें 16 रेलगाड़ी विशेषता दिया गया है, तो आप लोग पढ़ लेंगे इसे। राजस्थान में शाही रेलगाड़ी प्लेस ऑन हिल्स और महाराष्ट्र में डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ियाँ चलाई जाती है। तो यहाँ से पूछा गया डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ियाँ कहाँ चलाई जाती है? इस बार 2022 के एग्जाम में पूछा गया डेक्कन ओडिसी के बारे में।
तो ये गाड़ी चलाती है महाराष्ट्र में। और पर्वतीय भागों में पर्यटक स्थल पर पहुंचने के लिए मनोरंजनपूर्ण यात्रा नैरीगंज और स्पेशल तेज वाली शिमला, ऊटी, माउंट और आबू, दार्जिलिंग इत्यादि के रेल सेवाएं शामिल है। रेल संपत्ति और रेल यात्री सुरक्षा के लिए तो कई बार पूछा गया है, रेल यात्री संपत्ति और रेल यात्री सुरक्षा के लिए किस चीज़ की व्यवस्था की गई, तो जीआरपी और आरपीएफ की व्यवस्था की गई है। 31 मार्च 2007 तक भारतीय रेल में 6,909 स्टेशन और 8,153। तो इतने आप लोग जितना है इसमें टाइम पीरियड वाला दिया है तो उसको आप लोग छोड़ ही देंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति आएगा तो 8 से 10 आप लोग लिखेंगे तो आराम से 5 से 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ रेल मार्ग नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है कौन ऐसे राज्य में है जहाँ एक भी रेल मार्ग नहीं है, तो मेघालय। नेक्स्ट है भारतीय रेल प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। तो वहाँ अगर पूछा जाएगा सबसे पहली लाइन आप लोग को ये लिखना है कि भारतीय रेल प्रणाली की अगर बात की जाए तो ये सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी बड़ी रेल प्रणाली है। विश्व का सबसे अधिक विद्युतीकृत रेलगाड़ियाँ रूस के बाद भारत में चलती है। और भारतीय रेल का सबसे अनोखी विशेषता जीवन रेखा चलाया जाना। 16 जुलाई 1991 में चलने वाली रेलगाड़ी विश्व का पहला चलंत अस्पताल है। नेक्स्ट है हम लोगों का वही उसी के बारे में बताया गया। और मानव रहित रेलवे समापार फाटक के संयम बरतने के बारे में कुछ बताया गया है। रुकिए, देखिए और सुनिए जाइए, तो आप लोग इसे एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ से अभी तक भी सवाल नहीं पूछा गया। अब डायरेक्ट हम लोग भारत में पाइपलाइन की बात करेंगे। भारत में अब हम लोग पाइपलाइन की बात करेंगे। तो भारत में पाइपलाइन की क्यों आवश्यकता पड़ी? भारत में पाइपलाइन भविष्यतः मुख्यतः तेल एवं प्राकृतिक गैस के उद्योग पर निर्भर है और शोधनशालाओं में कच्चे तेल से प्राप्त विभिन्न उत्पाद एलपीजी, मोटर गैसोलीन, नेफ्था, केरोसिन, वायुयान तेल, हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल, फर्नेस तेल, ट्यूब ऑयल को पाइपलाइन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। इसलिए भारत में पाइपलाइन की आवश्यकता हुई। आजकल ठोस पदार्थ जैसे खनिज तरल परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा लाया जाने लगा है। नेक्स्ट है हम लोगों का पाइपलाइन का वितरण के बारे में बात किया गया है। तो पाइपलाइन भारत में पाइपलाइन मुख्यतः 2 वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। पाइपलाइन के वितरण में बात की जाए तो पाइपलाइन मुख्यतः 2 वर्गों में रखा गया है, तेल पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन। तेल पाइपलाइन को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, कच्चा तेल पाइपलाइन और तेल उत्पाद पाइपलाइन। उसके बाद नेक्स्ट है गैस पाइपलाइन में एलपीजी पाइपलाइन और एचबीजे पाइपलाइन। तो आप लोग इसे स्वयं एक बार पढ़ेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ देते हैं। भारत में कच्चा परिवहन के लिए उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में पाइपलाइनें बिछाई गई है। पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी डिगबोई से बरौनी हल्दिया तक से पारादीप कहा जाता है। उसके बाद दिया है क्या आप जानते हैं पाइपलाइन बिछाने की पहले स्टील पाइप को बिटुमिनस की तरह परत से ढक दिया जाता है। पाइपलाइन बिछाने से पहले और स्टील पाइप को किससे ढका जाता है? तो बिटुमिनस के ढक दिया जाता है। फिर उसके ऊपर ग्लास फाइबर की परत चढ़ाई जाती है। फिर उसके ऊपर बिटुमिनस की परत से ढकने के बाद ऊपर क्या किया जाता है? तो ग्लास फाइबर परत चढ़ा दी जाती है, इससे पाइप की जंग की रक्षा होती है। नेक्स्ट है हम लोगों का देश। हम पहले ही बताए हैं कि जहाँ जहाँ मेन पॉइंट है तो हम उसे खुद ही टिक आउट करेंगे। देश का सबसे बड़ा उत्पाद पाइपलाइन जल नहर कटिया, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, बरौनी, कानपुर, राजबंद, मोनग्राम, हल्दिया और पाइपलाइन है। और वायु मार्ग के बारे में दिया गया है। भारत में वायु परिवहन के बारे में बताया गया है। तो आप लोग यहाँ नोट डाउन करेंगे, जहाँ सभी हम टिक लगाएंगे। देश में वायु परिवहन का आरंभ कब हुआ था? तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक कितना किलोमीटर चलाया गया था? 10 किलोमीटर। वहाँ इस तरह सवाल पूछा जाएगा भारत में वायु परिवहन कब हुआ था? तो 1911 में। और कहाँ तक हुआ था? तो एक पहले हम लोगों का था रेल वाला, उसके बाद यहाँ वायु वाला है। तो वायु परिवहन का आरंभ 1911 में इलाहाबाद के नैनी के बीच 10 किलोमीटर की छोटी दूरी से हुआ था। यह उड़ान डाक ले जाने के लिए किया गया था। तो यह उड़ान किसके लिए किया गया था? डाक ले जाने के लिए किया गया था। 1933 में ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया। और नेक्स्ट है हम लोगों का 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो सवाल पूछा जा सकता है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय विमान निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया। नेक्स्ट है हम लोगों का 8 दिसंबर 2005 से इंडियन
एयरलाइंस सिर्फ इंडियन के नाम से जाना जाता है। 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। देश में 450 हवाई अड्डे हैं और 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो कई बार पूछा गया देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का द्विपक्षीय, यहाँ है हम लोगों का द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। द्विपक्षीय विमान समझौता भारत का 103 देशों के साथ है। द्विपक्षीय अधिकार को अपेक्षित उपयोग के ध्यान केंद्र में रखकर कम से कम 5 वर्षों से घरेलू विमान सेवा उपलब्ध कराने वाले बेरों में जहाज रखने वाले विमान सेवा प्रदाताओं को विदेशी गंतव्य तक विमान सेवा चलाने की अनुमति दी गई है। तो कितने वर्षों तक के लिए, तो 5 वर्षों तक के लिए दी गई है। नेक्स्ट हम लोगों का अब है और भारत मुख्य पथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मैप के द्वारा दर्शाया गया है। तो नेक्स्ट है हम लोगों का अब जलमार्ग। जलमार्ग सबसे प्राचीन साधन एवं सबसे सस्ता साधन है। जलमार्ग परिवहन का एक प्राचीन माध्यम रहा। इसके द्वारा विश्व स्तर पर कई साहसिक यात्राएं की गई। जलमार्ग 2 प्रकार का होता है, आंतरिक जलमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबी नौ संचालन मार्ग है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ टन की माल की ढुलाई की जाती है। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में केंद्र सरकार द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश को रखा गया। 1960 ईस्वी में इस बोर्ड द्वारा गंगा नदी में यातायात सर्वेक्षण का सुझाव दिया गया। 1975 ईस्वी में दृष्टि जहाजरानी परिवहन मंत्रालय का फरक्का इलाहाबाद गंगा नदी तक सर्वेक्षण किया गया। कालांतर में 17 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, क्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का अधिकरण अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा उस जगह 17 अक्टूबर 1986 ईस्वी को। तो वहाँ 1986 ही सिर्फ दिया रहेगा। और यहाँ दिया गया है भारत के 5 जलमार्गों की राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। ये जलमार्ग हैं, तो ये 2 बार यहाँ से भी पूछा गया। 5 नंबर भारत में आंतरिक जलमार्ग बताइए, तो आप लोग इसे एक बार देख लेंगे। और इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 में दिया गया इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर लंबाई। उसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में सादिया से धुबरी तक 1891 किलोमीटर लंबाई। उसका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कोलम से कोट्टरपुरम 205 किलोमीटर की लंबाई का है। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 कृष्णा गोदावरी नदियों के सहारे 1095 किलोमीटर पहला राजमार्ग है। उसके बाद 5वां आखिरी है जलमार्ग उड़ीसा राज्य के ईस्ट कोस्ट का नलमताई नदी ब्राह्मणी नदी में है। नेक्स्ट है हम लोगों का अंतर्देशीय जल परिवहन के व्यापार के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच संधि है। इसके तहत किसी देश की जहाज निर्धारित जलमार्गों दूसरों में जा सकता है। भारत में अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में फरवरी 2004 से कार्यरत है। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान देश है। अपनी तरह का पहला संस्थान यहाँ के प्रशिक्षणार्थी जहाजकर्मी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो कहाँ प्राप्त करते हैं प्रशिक्षणार्थी जहाजकर्मी, तो पहला पटना में, जो कि फरवरी 2004 से कार्यरत है। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर एक वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो नेक्स्ट है हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की दृष्टि से भारत के पास 7,517 किलोमीटर लंबा समुद्री तट उपलब्ध है, जिसके सारे 12 बड़े 200 छोटे बंदरगाह विकसित है। देश का लगभग 90% व्यापार इन्हीं समुद्र मार्गों से होता है। व्यापारिक जहाजरानी बेरों और दृष्टि भारत का विश्व में 20वां स्थान है। तो जहाजरानी और व्यापारिक जहाजरानी बेरों की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 20वां स्थान है। तो भारत निम्न 12 बंदरगाह है जो इस प्रकार है। मुंबई में हमारा मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है, निहोवा महाराष्ट्र, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल, चेन्नई तूतुकुड़ी तमिलनाडु और कांडला इस प्रकार से हमारा 14 है। उसके बाद परिवहन अब खत्म होता है, अब हम लोगों को संचार चालू होता है। और संचार का प्रमुख साधन क्या है, डाक सेवा, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र और पत्रिका, ईमेल है। संदेशों का आदान प्रदान ही संचार करता है। तो संचार एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा, संदेशों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। उसके बाद एक कहानी यहाँ दिया गया है, 16 जून की रात्रि पटना में और शुभम
वैशाली जिला सुखपुरा गांव में रहने वाला अपनी मम्मी को जन्मदिन के बारे में शुभकामना देने की बात याद आती है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लेंगे। और वर्तमान युग में सुविधाओं का युग, पुस्तकें और संचार का बढ़िया माध्यम, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोगों को पढ़कर समझाई जाए। उसके बाद यहाँ थोड़ी सी बात है, भारत में संचार सुविधा। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में भारत में डाक सेवा प्रारंभ हुई। तो यहाँ पूछा गया है भारत में डाक सेवा कब प्रारंभ हुई, तो 1837 ईस्वी में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के देन थी। 1854 में भारतीय डाक विभाग की स्थापना। तो यहाँ भी पूछा गया है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1854 ईस्वी में। और शहरों टेलीफोन सेवा द्वारा राशन के समान यहाँ दिया गया। तो आप लोग इसे एक बार पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं, इससे सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है हम लोगों का, आज भारतीय डाक सेवा न केवल कॉम्पिटिटिव हो चुकी है बल्कि कृत्रिम उपग्रह से भी जुड़ चुकी है। डाक विभाग ने अपने पत्र वितरण के कार्य में तेजी सुधार लाने के लिए देश के 8 डाक क्षेत्रों में बांटा है। 6 अंक वाले इस अंक का पहला अंक जोन के लिए, बाद के अंक उपजोन के लिए, अंतिम 3 अंक गंतव्य डाकघर के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन्हें हम पिन कोड कहते हैं। बिहार झारखंड का पिन कोड संख्या कितना है, 8 में शामिल है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, बिहार पिन कोड संख्या कितना में शामिल है, तो 8 में शामिल है। नेक्स्ट है हम लोगों का विभिन्न डाक चैनल के बारे में बताया गया है, जिसमें कि राजधानी चैनल, जिसमें विशेष 6 राजधानियाँ के लिए डाक सेवा है। राजधानी चैनल 6 विशेष राज्य के लिए है। उसके बाद मेट्रो चैनल, जिसमें बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद आता है। उसके बाद ग्रीन चैनल, दस्तावेज चैनल, भारी चैनल। आप लोग इसे इतना अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ें, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि जो अच्छा तरीका से याद करने वाला सवाल रहेगा, हम खुद ही उसे आप लोगों को याद करने बोलेंगे। अन्यथा अदरवाइज हर एक सवाल को आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अत्यधिक हो जाने से आप लोग याद करने में परेशानी होगी और अत्यधिक हम लोगों को याद भी नहीं करना है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दूरसंचार तंत्र के संदर्भ में भारत एशिया में अग्रणी है और विश्व में 10 बड़े देशों में स्थान रखता है। तो किस में, तो दूरसंचार तंत्र में। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ आप लोग याद करेंगे भारत में रेडियो का प्रशासन कब हुआ और किसके द्वारा हुआ, तो भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा हो गया। और 1930 ईस्वी में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम तथा 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति 1957 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति 1957 में इसका नाम क्या रखा गया, तो 1957 क्या रखा गया, इसका नाम आकाशवाणी। वर्तमान समय में यह साधन प्रसार भारती के तहत कार्य करता है। तो वर्तमान समय में रेडियो किसके तहत काम कर रहा है, तो प्रसार भारती के तहत कार्य कर रहा है। सरकारी सेवा के अलावा कई निजी कंपनियां भी रेडियो सेवाएं प्रदान कर रही है। नेक्स्ट है हम लोगों का, भारत टेलीविज़न साधन टेलीविज़न है। भारत में इसकी सेवा 1959 आरंभ हुई और 1976 में इसे दूरदर्शन यानी डीडी के नाम दिया गया। रंगीन प्रसारण यानी कि रंगीन टीवी का कब से बात चालू हुआ, 1982 में एशियाई खेलों के दौरान हुई थी। और नेक्स्ट है हम लोगों का, देश में लगभग 65,000 पत्र पत्रिका 2007 के अनुसार छपती है। इनमें सर्वाधिक हिंदी भाषा में लगभग 25,000 समाचार पत्र पत्रिका छपती है। उनके अलावा उर्दू, बंगाली और गुजराती में भी छपती है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जो हम अब लास्ट टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या आप जानते हैं, एक सामान दूसरे या बाहरी देशों से अपने देशों में मंगाया जाता है तो उसे आयात कहते हैं। और निर्यात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आयात और निर्यात किसे कहते हैं, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। जब कोई सामान दूसरे देश से या बाहरी देश से अपने देश में मंगाया जाता है तो हम उन्हें आयात कहेंगे। जब कोई सामान अपने देश से दूसरे देश यानी बाहरी देशों में भेजा जाता है तब उससे हम लोग क्या कहेंगे, निर्यात कहेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का, दो व्यक्तियों, राज्यों अथवा देशों के बीच होने वाले सामान एवं सेवाओं का क्रय विक्रय को ही व्यापार कहा जाता है। तो किसे कहेंगे हम लोग व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश के स्तर पर बात करें तो देश में होगा, राज्य के स्तर की बात करें तो राज्य में होगा, और जिला के स्तर की बात करें तो जिला में होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे देश में होगा, यानी पूरे विश्व में होगा। तो व्यापार हम लोग किसे कहेंगे, तो व्यापार उसे कहेंगे जो दो व्यक्तियों, राज्यों अथवा देशों के बीच होने वाले सामान एवं सामान का क्रय विक्रय को ही हम लोग व्यापार कहेंगे।
और जब यह व्यापार दो या दो से अधिक देश के मध्य होता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। और नेक्स्ट है हम लोगों का भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिया गया, उनके बारे में यहाँ बताया गया। हम लोगों का है भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे इम्पोर्टेंट वाले स्थान पर। यहाँ थोड़ा सा है, भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात संसाधन क्षेत्र की महत्ता को पहचाना। कांडला एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया। और अब हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं। उतनी अच्छी इसमें ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, 2-4 ऑब्जेक्टिव है, 10 ऑब्जेक्टिव है, तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 1.4646 लाख किलोमीटर। आप लोग इसे टिक आउट कर लेंगे अपनी किताब में ताकि याद करने में परेशानी नहीं होगा। उसके बाद है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान कौन है? तो अभी तुरंत हम लोग को जस्ट 2 मिनट पहले देखे हैं, तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, जो कि एक सड़क का वर्ग नहीं है। उसके बाद है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो अभी तुरंत ही रेल की विशेषता वाले में पढ़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का अर्थात कोलकाता एवं दिल्ली। नेक्स्ट है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस का इंडियन नाम दिया गया? तो नेक्स्ट तुरंत ही हम लोग पढ़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2005। उसके बाद है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो आंसर 1986। इंदौर का पतन किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। इसमें से जितना भी 10 का 10 सवाल ही पूछा गया है वो कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आप लोग गाइड में पढ़िएगा, कहीं 6 मिलेगा, कहीं 7, कहीं 8, कहीं 5। तो आप लोग इसे एग्जैक्ट याद करेंगे। इसका एग्जैक्ट आंसर हम लोगों का करेक्ट आंसर 8 होगा, तो आप लोग अच्छी प्रकार से 8 को ही याद करेंगे। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं विकसित हैं? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र मात्र 10 ही विकसित हैं। उनके बाद हम लोग बात करेंगे फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इसमें से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिला के बात की जाए तो इसमें से 9 क्वेश्चन है, तो हम पहले ही बता चुके हैं। क्या हम लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट सवाल ही देखना है तो हम इसमें इम्पोर्टेंट सवाल पर टिक लगा देते हैं। अगर आप लोगों से सवाल नहीं बने तो मेरा टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लें और वहाँ नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से बना सकते हैं। तो भारत में पारदर्शिक सड़कों का वितरण वर्णन प्रस्तुत एक ये सवाल बनाना है आप लोगों को। भारतीय रेल परिवहन के प्रमुख विशेषता का उल्लेख करना है, बस 2 बनाना है। और भारत में प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में लिखिए। ये सवाल को आप लोगों को नहीं बनाना है, सिर्फ ऊपर से 2 सवाल जो दिया गया है सिर्फ उसी को बनाना है। और हम लोग द्विग उत्तरीय में बात करते हैं, तो द्विग उत्तरीय में आप लोगों को बनाना है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषता का वर्णन करें, एक इसको बना लेना है। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न सड़कों के बारे में बनाना है और 4 नंबर बनाना है, बस इतना ही बनाना है। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम फिर बता देते हैं आप लोगों से, अगर यह सवाल नहीं बने तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ से अच्छी प्रकार से आप लोग सवाल को बना लेंगे। और तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर का अंत होता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमको और भी वीडियो बनाने का मन करे। थैंक्स फॉर वाचिंग।